हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, व्हाट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वो ज़रा हम लोग समझेंगे। ठीक है, और जो भी सारी हमारी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ह्यूगो डिवेरिस म्यूटेशन थ्योरी एंड हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह जो है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स, बट कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर सही स्पीड में चल रहा है, इट्स फाइन। ज़्यादा मतलब होता है ना कि हॉटस्पॉट्स करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ओके, चलो जी। सो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कुछ बातें बोली गई थी कि यार देखो, अगर डार्विन की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया था। ठीक है, अगर डार्विन की बात करें, सो डार्विन के बेसिस पे जो दो की कंसेप्ट है, कह सकते हैं डार्विन के जो दो की कंसेप्ट आए थे वो कौन से आए थे? वो आए थे हमारे ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो डार्विन की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, जो उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा काम किया, उनके बेसिस पे जो दो उन्होंने की कॉन्सेप्ट्स दिए थे, दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि डिसेंट में बार बार मुंह से निकल रहा है डेसेंट, यानी कि एक सिंगल स्पीसीज से मल्टीपल स्पीसीज का ओरिजिन, और आप इसको कह सकते हैं अडैप्टिव रेडिएशन भी। ओके, अडैप्टिव रेडिएशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। सो ये डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट्स थे। जब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फिनिश किया था तो हम लोगों ने लेमार्क के बारे में एक कहानी पढ़ी थी कि हमारे नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। उन्होंने क्या बोला कि यार देखो, बात यह है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन, एवोल्यूशन जो होता है डिपेंड्स अपॉन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है एवोल्यूशन जो होता है इट इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि भाई जिराफ जो है हमारा, ठीक है, उसको लीव्स खाने के लिए अपने नेक को स्ट्रेच करना था पेड़ तक। तो जब उसने नेक को स्ट्रेच किया बहुत बार, या कह सकते हैं ओवर द पीरियड करते रहे, तो उनके जो नेक थे वो इलोंगेट हो गए, और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाने लग गए। तो ये हमारे लेमार्क का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट नेटेड जिराफ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नेक जिराफ है, फिर धीरे धीरे करके नेक का इलोंगेशन हो गया। अब इसको मतलब रॉन्ग प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे कि भाई जैसे अगर कोई इंसान है, अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो उसका ये थोड़ी ना मतलब है कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं ओवर द पीरियड नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट था कि लेमार्क ने जो ये बात करी थी, वो बात करी थी मतलब ओवर द ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स। किसी भी चीज़ का एवोल्यूशन होता है तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी का लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल छोटा है तो एवोल्यूशन जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी का लाइफ स्पैन बड़ा है, ईयर्स में है, तो उसके अंदर एवोल्यूशन होने में सालों लग जाते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने करा था कि भाई कोई रैट की टेल कट करा था, 10-15 सालों तक कट किया, ठीक है, और देखा फिर क्या कहते हैं रैट की फर्दर जनरेशन के अंदर नहीं आया वो सीन, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बट अगेन मतलब आई फील लाइक कि समहाउ ये थ्योरी जो है इट इज़ नॉट रॉन्ग। हो सकता है कि भाई ओवर द पीरियड, या कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर आप ऐसी चीज़ करते रहें तो हो सकता है कि यार नेक इलोंगेशन हो जाए, हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो जिराफ भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिराफ भी अभी आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही। बट जो भी टाइम पीरियड है, कम से कम 100-200 साल जो भी टाइम पीरियड है वो रहा है। ठीक है, नाउ इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और इस सवाल अपने आप में कंफ्यूजिंग भी है कि एवोल्यूशन एक खुद प्रोसेस है, और इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। नाउ द वर्ल्ड वी सी inanimate and animate is only the success stories of evolution. When we are describe the story of this world, we describe evolution as process. ठीक है, on the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of process called natural selection. ठीक है, ये बात बड़ी ही मतलब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। कहा गया है कि क्या एवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस है और इट इज रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा जी, सो जब हम अगर इस वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे एवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कि अगर ये अर्थ की बात करें तो ये हुआ, तो वहां पे एवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस है। लेकिन जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसकी लाइफ ऑन अर्थ पे, कि पहले किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो हम देख रहे हैं कि वो क्या है, वहां पे नए नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं। क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑल। तो वहां पे एवोल्यूशन जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। समझ रहे हो बात कहना क्या चाह रहे हैं? अगर हम इसको अर्थ के बेसिस पे देखें तो अर्थ का
ओवर द पीरियड क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है ना, पहले अर्थ अलग तरीके से थी, फिर अलग तरीके से है, फिर अलग तरीके से, अब अलग तरीके से है। सो ओवर द पीरियड अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, तो वहाँ पे एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी एनिमल लेवल पे देखोगे, सो एक एनिमल जो था, जैसे अगर मार्सुपियल्स की बात कर लीजिए, मार्सुपियल्स में रेडिएशंस हुए या वो अलग अलग जगह पे गए, उनको डिफरेंट कंडीशंस मिली, उस बेसिस पे उन्होंने अडेप्ट करा, या नेचर में सिलेक्शन हुआ तो उस बेसिस पे किसी भी एनिमल का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो वहाँ पे एवोल्यूशन क्या है, एक रिजल्ट है प्रोसेस का, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब द एवोल्यूशन एज प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वी ट्रीट करते हैं एवोल्यूशन को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard evolution and natural selection as a process or the end result of process, ये अभी तक मतलब क्लियर नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ जाते हैं, सो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। नाउ, इज इट पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन? ठीक है, अब ये मतलब इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस वर्क ऑफ डार्विन। अब थॉमस माल्थस का नाम आया है, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया था पॉपुलेशन के ऊपर, कुछ बातें बताई थी, तो देखते हैं कि क्या बातें बताई थी और कैसे उसने डार्विन को इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, नाउ नेचुरल सिलेक्शन जो था इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचुरल सोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन जो थी वो स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, even though they look superficially similar, most of the variations are inherited, or etc. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, ठीक है, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, ये पूरी क्या कहानी लिखी गई है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। हमारे एक साइंटिस्ट है थॉमस माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर कुछ मतलब कह सकते हैं डिस्कवरीज करी या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन करी, तो उस बेसिस पे कुछ बातें बोली। ठीक है, क्या हुआ देखो, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड था, सर्टेन ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो फैक्चुअल थी। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कब होता है, जब कुछ सर्टेन फैक्टर्स या चेंज होते हैं एनवायरमेंट के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे तरीके से। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमने मान लिया कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक जगह पे 2 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, और 4, अब मान लो कि आप 2 भाई हो और मम्मी जो है सिर्फ 1 रोटी डाल रही है, या मम्मी सिर्फ 1 रोटी खाने के लिए दे रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक इंसान को रोटी मिलेगी। अब आप कहेंगे भैया हम तो आधी करके खा लेंगे, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है आधी मिल रही है, फिर क्या करोगे, उसका भी आधा करके खाओगे। मैं बस चलो ये कह देता हूँ कि तुम लोगों को सिर्फ 1 रोटी का टुकड़ा मिल रहा है और वो कोई एक इंसान खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो या अगर आपको कुछ लिमिटेड रिसोर्स मिल रहा है, तो वो जो खाना है वो कौन खाएगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि हो सकता है दोनों खाना खाने जाएँ, उन दोनों की लड़ाई होगी खाने के लिए, कॉम्पिटिशन होगा और जो जीतेगा वो खाना खा लेगा। अल्टीमेटली ऐसे धीरे धीरे करके खाना सिर्फ वही खाता रहेगा और एक पॉपुलेशन जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, एक स्पीसीज जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है वो अपना ऑन दैट बेसिस हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। किस बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड था कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, पॉपुलेशन जो है स्टेबल इन साइज है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। पॉपुलेशन का साइज स्टेबल है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन के अंदर 100 मेंबर थे, अचानक से 500 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 1000 हो गए, नहीं। पॉपुलेशन का साइज क्या है, स्टेबल है, 100-200 के आसपास ही है। हाँ, सीजनल फ्लक्चुएशंस या किसी सीजन की वजह से जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, बट ऑल ओवर्स अगर साइज देखें तो पॉपुलेशन का साइज स्टेबल है। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनफैक्ट ये मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर वेरी करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफैक्ट नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है। ठीक है, बाहर से देखने में सेम लगते होंगे बट उनके अंदर वेरिएशंस आ रखे हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट या किसी से भी। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, कब
या जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमली, ठीक है। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिममली, ठीक है। और ये किसमें ऑब्जर्व किया था, माल्थस ने बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। और अगर पॉपुलेशन का साइज अगर बात करें, अगर हम रियलिटी में देखें तो एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड, इससे मतलब क्या पता लगता है कि यार देयर इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि अगर थ्योरेटिकली हम माने, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये बोला गया है द फैक्ट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। कब पॉपुलेशन का साइज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, कब, जब वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करेंगे मैक्सिममली, ठीक है, या आप कह सकते हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ठीक है। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, या हम कह सकते हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन का साइज तो हमारा मैक्सिमली नहीं ग्रो करता, एक्सपोनेंशियली ग्रो तो नहीं करता है, तो अगर पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड है तो उससे क्या पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि देयर इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, ठीक है। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश। द नोबिलिटी एंड ब्रिलियंट insight of Darwin was this: he asserted that variations which are heritable and which makes resources utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristics and new forms will appear. देखो, अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, सो जो नेचुरल सिलेक्शन का फंडा है, डार्विन ने सिर्फ ऐसा नहीं दे दिया था, एडेप्टिव रेडिएशंस वगैरह के थ्रू ही नहीं दे दिया था, ठीक है। डार्विन ने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े थे और थोड़ा उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाला था। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि ये जो अपना डार्विन और माल्थस है आपस में कैसे रिलेटेड है। इट इज़ पॉसिबल, जब आपने डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने बोला, यहाँ पे बोली गई है, देखो भाई, डार्विन ने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा जो ब्रांचिंग डिसेंट है और नेचुरल सिलेक्शन है, ये दो की कंसेप्ट है एवोल्यूशन के। अच्छा जी, डार्विन ने किस बेसिस पे बोला, सवाल ये आता है कि डार्विन माल्थस से, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, ये कह सकते हैं हाउ माल्थस इन्फ्लुएंस्ड डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो माल्थस ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, वो क्या दी थी कि उन्होंने बोला कि भाई देखो, नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, पॉपुलेशन साइज में स्टेबल होती है, जी हाँ बिल्कुल स्टेबल होती है। मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के वो सेम नहीं होते, उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं जो उनको पेरेंट्स से मिलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इवन दो दे आर सुपरफिशियली अलाइक बट उनके अंदर वेरिएशंस इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसने बोला, ये हमारे माल्थस ने बोला। अच्छा, फिर माल्थस ने एक और बात बोली कि थ्योरेटिकली अगर हम मान लेते हैं कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, यानी कि अचानक से ऐसे ग्रो कर रही है, सो देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे तो ही ग्रोथ पॉपुलेशन की क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से होगी या खतरनाक तरीके से होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बाकी सारी चीज़ें लिमिटेड है। यहीं से थोड़ा सा मतलब डार्विन ने इंफॉर्मेशन निकाली कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, तो इस बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो पॉपुलेशन जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन काम ही नहीं करता। तो फिर माल्थस ने बोला कि लेकिन फैक्ट क्या है, पॉपुलेशन जो होती है उनका साइज लिमिटेड ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पिटिट करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। तो इन सारी बेसिस पे हमारे जो डार्विन है उन्होंने अपनी क्या कहते हैं थोड़ी वो जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो यहीं से ही निकाली थी, ठीक है। सो ये बोला गया है कि हाँ इट इज़ पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो वही बात है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको मैं एक रोटी का टुकड़ा दे रहा हूँ, उसको एक इंसान खा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वही सर्वाइव करेगा जो उसको खाएगा, दूसरा वाला तो बेचारा अल्टीमेटली मर ही जाएगा ना। सो द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, इन्होंने इससे क्या निकाला, ही असर्टेड क्या कि वेरिएशंस विच आर इनहेरिटेबल या विच मेक्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, ठीक है, ऐसी वेरिएशंस जो हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को कि उसके आसपास जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, वो हेल्प करती है या वो उन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी,
सेम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ बॉडी के अंदर ऐसे वेरिएशंस हुए हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं टू यूज़ दैट रिसोर्सेज, ये उस ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रजानी बनाएगी, एंड ज़्यादा प्रजानी बनाएगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बहुत सारे क्या कह सकते हैं सर्वाइवर्स बच जाएंगे, ठीक है, एंड मोर प्रजानी देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन, और अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और दूसरा वाला पॉपुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, सो देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंस न्यू फॉर्म्स विल अपीयर, और क्योंकि वेरिएशंस होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो नई फॉर्म जो है एक बन करके आएगी, ठीक है। तो थॉमस माल्थस के काम से भी, या थॉमस माल्थस की जो पॉपुलेशन वाली थ्योरी थी उसके बेसिस पे भी थोड़े से डार्विन जो थे इन्फ्लुएंस थे, तो वहाँ से भी उन्होंने हेल्प ली थी टू डिराइव द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल जो वो है एवोल्यूशन होता है फिनिश। अब आते हैं हम ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी के ऊपर, इसको अच्छे से कवर करते हैं, बहुत ही प्यारी है और इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है, ठीक है ना। ह्यूगो डी वेरिस हमारे एक डच बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस बट सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस। अभी अगर हम बात करें तो ह्यूगो डी वेरिस डार्विन के एकदम अपोजिट, क्योंकि डार्विन ने क्या बोला, धीरे धीरे स्लो चेंजेस कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होते हैं तो जाके एक न्यू लाइफ फॉर्म बनती है। ह्यूगो डी वेरिस ने क्या बोल दिया, नहीं, नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस बट बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, एकदम सडन वेरिएशंस आते हैं जिसको म्यूटेशन भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं पुराने चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन क्या है क्या नहीं है, कि भाई अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या कह सकते हैं हम लोग इसको ऐसे समझ लीजिए कि मतलब कि अपना वो हो रहा है, डीएनए में चेंज आ गया, कुछ बेस पेयर्स आगे पीछे हो गए, ठीक है, बेसिस का चेंज हो गया, कुछ जीन्स डिलीट हो गई, तो उस वजह से म्यूटेशन आती हैं। तो म्यूटेशंस की वजह से हमारा क्या कहते हैं एवोल्यूशन होता है, या नई स्पीसीज बनती है। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे क्या बोला गया है, नाउ म्यूटेशंस कैसी होती हैं, हेरिटेबल होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, परसिस्ट भी करती हैं, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में हो गई तो दूसरी जनरेशन में क्या कहते हैं वो शायद म्यूटेशन ना देखने को मिले, क्योंकि हेरिटेबल है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी परसिस्ट करेगी, ठीक है, इन सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। म्यूटेशन कैसी है, हेरिटेबल है और परसिस्ट करती है इन सक्सेसिव जनरेशन, ये कह सकते हैं आने वाली जनरेशन में। सो नई लाइफ फॉर्म जो अगर एक बारी बन गई तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि वो जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे। ओके, नाउ अब हमारे जो ह्यूगो डी वेरिस थे, ठीक है, उन्होंने काम किया था एक प्लांट के साथ, दैट इज इवनिंग प्राइमरस, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसकी सीड्स वगैरह ली, ठीक है, अबाउट 50,000 स्पेसिमेंट्स वगैरह जो थे उनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उनकी सीड्स ली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल प्लांट्स आए मेजॉरिटी, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स आए कितने, 800, ठीक है, क्यों, उसके अंदर थोड़ी म्यूटेशन हो रही थी। अच्छा जी, फिर क्या करा, इन 800 प्लांट को भी क्या कहते हैं उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे, कुछ डिफरेंट प्लांट्स आए, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट प्लांट मेजॉरिटी, मोर डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, या फ्यूअर म्यूटेशंस। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये, कि हमारे जो ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, ह्यूगो डी वेरिस, इन्होंने जब इवनिंग प्रिमरोज के साथ काम किया था तो उसके 50,000 स्पेसिमेंट्स लिए, 50,000 प्लांट्स लिए, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे, सबको सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे तो क्या देखे कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो थे, या 50,000 स्पेसिमेंट लिए थे, तो हाँ ठीक है, मेजॉरिटी जो थे नॉर्मल निकले ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो, लेकिन उसी के अंदर 800 थोड़े से अलग निकले, थोड़ी सी मतलब कुछ उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई। अब तो भाई यार म्यूटेशंस हो गई है तो यानी कि थोड़ा तो जीन विन अलग हो ही गया है ना, कुछ तो नए वैरायटी में आया होगा ना, जीन्स वगैरह चेंज हो गए हैं। तो अब फिर इसके अंदर इस 800 के अंदर उन्होंने पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन ही, तो यहाँ पे इनको डिफरेंट प्लांट्स मिले, यहाँ पे या कह सकते हो ऐसे प्लांट्स ले मेजरली, लेकिन फिर इसमें भी कुछ फ्यूअर म्यूटेंट्स मिले इनको। तो यहाँ पे इनका जो कहना था ना कि हाँ भाई देखो जो हमारा एवोल्यूशन है ना, वो इट इज़ नॉट एन क्या कहते हैं, मतलब वैसा ग्रेजुअल प्रोसेस या स्लो वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। ये ह्यूगो डी वेरिस का कहना था कि एवोल्यूशन जो है एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, रैंडम क्या, सडन प्रोसेस है, ठीक है, सडन प्रोसेस है। ये देखो सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन हो जाता है, और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। और ये हमारे ह्यूगो डी वेरिस ने इसके अपने जो ये एक्सपेरिमेंट था ऑफ इवनिंग प्रिमरोज, उसके साथ प्रूफ भी कर दिया। 50,000 स्पेसिमेंट्स के साथ काम करना इज नॉट अ इजी डील, और उनको मिले म्यूटेंट्स, 800 म्यूटेंट्स मिले 50,000 स्पेसिमेंट के अंदर। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो म्यूटेंट्स आ गए। अब बताओ आ गए हैं तो यानी कि म्यूटेशन तो हो ही रहा है ना, और हो रहे हैं तो फिर नई लाइफ फॉर्म तो आएगी। तो फिर अब क्या करें, यहाँ पे देखो
ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन एनोथेरा लमार्किया एंड फाउंड सेवरल एबनॉर्मल टाइप्स। तो उनको बहुत सारे एबनॉर्मल टाइप्स देखने को मिले, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अच्छा जी, ह्यूगो डी वेरी सजेस्टेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट न्यू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक may appear suddenly without any previous indication of their presence in race। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने बोली कि जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अचानक से आ सकते हैं। क्यों अचानक से आएंगे? क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, डीएनए में चेंज हुआ है, जीन में चेंज आया है, सो वो अचानक से आ सकते हैं अगर उनका पहले कोई इंडिकेशन नहीं है तो भी, विदाउट एनी प्रीवियस इंडिकेशन ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रेस। लेकिन डार्विन का क्या कहना था? ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे करके एक नई लाइफ फॉर्म बनी है, या कह सकते हो उस फॉर्म का प्रीवियस जो उसके एंसेस्टर फॉर्म थी उसके अंदर इंडिकेशन हो गई होगा कि भाई ये इससे बनी है ना। अगर अडैप्टिव एडिशन की भी बात करें तो एक ही तो बर्ड से तो सारी की सारी बर्ड्स बनी थी, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन थे ना। बट ह्यूगो डी वेरिस का कहना था कि भाई अगर अपना नया एवोल्यूशन हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स अचानक से आ जाएंगे और उसका कोई इंडिकेशन भी नहीं होगा, ठीक है, पास्ट इंडिकेशन भी नहीं होगा, या पास्ट में शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा रेस में, ठीक है। और क्या बोला? ह्यूगो डी वेरिस बिलीव दैट म्यूटेशन कॉजेज एवोल्यूशन, नॉट द माइनर हेरिटेबल वेरिएशंस व्हिच वाज मेंशन्ड बाय डार्विन। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, मैं अकेडमिकली पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि सही में, कि डार्विन का दुश्मन कौन था या ह्यूगो डी वेरिस का दुश्मन कौन था या एक दूसरे के दुश्मन कौन थे, तो ह्यूगो डी वेरिस एंड डार्विन वर अपोजिट ऑफ ईच अदर। एक का कहना था कि भाई हमारा मतलब म्यूटेशंस हो रही हैं एंड ऑल, एक का कहना था कि स्लो चेंजेस हो रही है, वेरिएशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। दोनों ही अपना अलग अलग मतलब काम कर रहे थे। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशंस रैंडम थी, डायरेक्शनलेस यानी कि मतलब कि हाँ ठीक है वो रैंडमली हो रही थी, ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर उसमें हो रही है, सीक्वेंस में हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं था, कभी हो गई कभी नहीं हुई, ठीक है, तो एकदम डायरेक्शनलेस थी। डार्विन्स वेरिएशंस जो थे लेकिन वो कैसे थे? स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर वे में जा रहे थे वो सारे के सारे वेरिएशंस। ऐसा नहीं कि बीच में अचानक से वेरिएशंस बंद हो गए, स्लो चेंजेस थे, ग्रेजुअल थे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उससे फिर नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, ऐसे ऐसे हो रहा था काम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल, लेकिन ह्यूगो डी वेरिस की हिसाब से बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पीशीज फॉर्मेशन एंड हेंस नोन एज सल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन या लार्ज चेंजेस कह सकते हैं। सो अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन के बेसिस पे जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था वो ग्रेजुअल था, स्लो था, ग्रेजुअल था, स्मॉल वेरिएशंस ओवर द ईयर्स लीड टू बिग चेंजेस, ठीक है। ह्यूगो डी वेरिस के अकॉर्डिंग जो ये प्रोसेस था बिल्कुल सडन था, म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, एंड उस म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आते हैं, नई स्पीसीज बनती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साल्टेशन भी कहते हैं, यानी कि अचानक से फटाक से म्यूटेशन हुई और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, सो उसको हम साल्टेशन भी कहते हैं। सिंगल स्टेप में क्या हुआ? एवोल्यूशन हो गया। सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में बड़ा सा म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये कहना था ह्यूगो डी वेरिस का। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाउ ह्यूगो डी वेरिस जो थे अपोज्ड डार्विन, या व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं ह्यूगो डी वेरिस, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम डार्विन, ठीक है। सो आप ये बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन से किस तरीके से अलग थी, ये आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। कुछ ऐसा बाहर से बना के नहीं देते हैं, एग्जाम में यहीं से सारी चीज़ें आती हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेलिंग फीचर्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरीज के क्या फीचर्स वगैरह थे उसको ज़रा देख लेते हैं। म्यूटेशंस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो होते हैं दे आर रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। रॉ मटेरियल यानी कि एवोल्यूशन होने के लिए दी ओनली थिंग वी नीड, ठीक है, दैट इज म्यूटेशंस, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे स्नेक्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा देयर आर सम स्नेक्स जिसके 2 हेड्स हैं, क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अगर मेंडल के हिसाब से चलें, जस्ट आज सेइंग, अगर मेंडल के हिसाब से चले, सो अगर 2 हेड वाला स्नेक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करके आना चाहिए ना, यानी कि किसी में हम लोगों को मिलना चाहिए 2 स्नेक्स, लेकिन अचानक से रैंडमली एक स्नेक के अंदर 2 हेड्स आ जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशंस अपीयर्स सडनली, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा, सडनली, ऐसा नहीं कि उसका कुछ पास्ट में ट्रेस दिखाई देगा कि भाई ये बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, हो सकता है इसकी आने वाली फॉर्म के अंदर ये देखने को मिले, नहीं, ठीक है। बिकम्स ऑपरेशनल इमीडिएटली, और जैसे ही म्यूटेशंस होती हैं चेंजेस बॉडी के अंदर तुरंत दिख जाते हैं। जाहिर सी बात है कि यार म्यूटेशन जो है डीएनए लेवल पे हो रही है ना,
तो जो डीएनए में चेंज आएंगे उसका आरएनए बनेगा, उसका प्रोटीन बनेगा, वही एक्सप्रेस होगा, तो वो उसका इफेक्ट इमीडिएट होता है। अच्छा जी, म्यूटेशंस डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द मीन और नॉर्मल कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज अनलाइक डार्विन कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस। अगर डार्विन के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो डार्विन का क्या कहना था कि यार वेरिएशंस जो हैं, या मतलब डार्विन के अंदर अगर वेरिएशंस होती थी, जैसे अडेप्टिव फिंचेस का बात कर लो, अडेप्टिव रेडिएशन इन फिंचेस, सो वहाँ पे जो भी मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएशंस देखने को हम मिल रहे थे, हम लोगों को किस में देखने को मिल रहे थे, बीक्स में देखने को मिल रहे थे, बाकी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर या ईटिंग हैबिट्स में देखने को मिल रहे थे, बाकी सब कुछ तो सेम था। यहाँ पे क्या बोला गया, म्यूटेशन डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द मीन और नॉर्मल करेक्टर। जरूरी नहीं है कि अगर म्यूटेशन की बात करें तो जरूरी नहीं है कि यार अगर किसी के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर, बीक्स को लेकर के ही होगी। हो सकता है अगर म्यूटेशन हो गई तो उस बर्ड्स के विंग्स भी बड़े हो सकते हैं, बाकी सबकी फिंचेस बड़ी हो रही होंगी, ठीक है, उसके विंग्स भी बड़े हो सकते हैं, उसकी मतलब बॉडी साइज भी बहुत बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि म्यूटेशन इज नॉट समथिंग जो सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी करेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करे कि हाँ भाई ऐसी फिंचेस थी, उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो गई, उसकी थोड़ी सी पैनी हो गई या टूल यूजिंग हो गई। नहीं, म्यूटेशन का फंडा ही अलग है। डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मीन और नॉर्मल करेक्टर ऑफ द स्पीसीज। अगर होगी तो एकदम अचानक से होगी और कुछ अलग ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक नई लाइफ फॉर्म बनेगी। नाउ सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। सेम तरीके की सेम तरह की म्यूटेशंस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में हो सकती है। जैसे कि ह्यूमन, इतने सारे लोग हैं, या कोई भी एनिमल ले लीजिए रैंडम, किसी के अंदर म्यूटेशन हो रही है, तो ऐसा म्यूटेशन का ये है कि जैसे कि सेम तरीके की म्यूटेशन इस वाली स्पीसीज में हो गई, उस वाली स्पीसीज में भी हो गई, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में सेम तरीके की म्यूटेशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट, ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। जितनी भी म्यूटेशंस है इनहेरिटेबल है। जैसे अगर हम स्नेक की बात करें, इस वाले स्नेक की, अगर हम इस वाले स्नेक का रिप्रोडक्शन करवाते हैं किसी से, ठीक है, सो देयर आर चांसेस कि इसका जो आने वाला प्रोजेनी हो उसके भी 2 हेड्स होंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, म्यूटेशन जो होती है इनहेरिटेबल होती हैं। अच्छा जी, बट क्या होता है ना कि म्यूटेशन का ना एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। आप कहेंगे भैया अगर ये स्नेक ऐसा एग्जिस्ट और करता भी था, भैया अगर क्या कहते हैं ये 2 हेड वाले स्नेक एग्जिस्ट करते थे, सो अगर इनको रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग तो करवा देना चाहिए था। 2 हेड वाले स्नेक्स मतलब ऐसा अगर देखा जाए म्यूजियम के अंदर, मतलब एक अच्छा अट्रैक्शन ऑफ या कह सकते हैं सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, सो करवाया क्यों नहीं, मतलब इसको रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। एक दिक्कत ये होती है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, सिंस दे आर कम्प्लीटली मतलब न्यू कह सकते हैं फॉर द इन्वायरमेंट, या इनके लिए एक नया इन्वायरमेंट होता है, तो थोड़ा कंपटीशन होता है, मतलब कि कंपटीशन कह सकते हैं, या थोड़ा इनके लिए अडेप्ट करना मुश्किल होता है, तो इनका सर्वाइविंग रेट ना इतना अच्छा नहीं होता है। दे यूज टू डाई। जैसे कि ये जो स्नेक है, ठीक है, ये मर जाते हैं, मतलब जैसे अभी इसकी बात करें तो ये 2 मतलब हेड वाला वो था, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कभी कभी क्या जाती है कि जैसे आपस में ये खाने के लिए लड़ने लग गए थे। मैंने मतलब बहुत पहले स्टोरी सुनी थी कि आपस में फूड के लिए लड़ रहे थे, और इनको स्वॉलिंग के टाइम पे फूड स्वॉलोइंग के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये ज़्यादा देर तक लाइफ में जी नहीं पाते हैं। तो फिर कोई पॉइंट भी नहीं है कि अगर आप इसका सिर्फ इसलिए रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो सेम प्रॉब्लम फेस करेगा, तो उसका कोई पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसको हम नहीं करवाते हैं। सो म्यूटेशंस अच्छी हैं, हाँ ठीक है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म बना रही हैं, बट वो नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हार्डली सर्वाइव कर पाता है। यूजफुल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, लीथल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड। लीथल म्यूटेशंस का मतलब क्या है, जो खराब या बेकार म्यूटेशंस हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो म्यूटेशंस होती हैं वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है ना। तो यही हो रहा है कि अभी तक म्यूटेशंस जो हो रही है कुछ खास यूजफुल देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर कुछ यूजफुल हुई ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हो सकता है हो भी रखी हो, हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व ना किया हो, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जो यूजलेस म्यूटेशंस है, फालतू की म्यूटेशंस है, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस करता है न्यू स्पीसीज। समटाइम अ न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन अगर बात करें तो डार्विन ने क्या बोला था कि वेरिएशंस जो हैं ओवर द पीरियड वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, एंड जब उसको आप 100 साल बाद कंपेयर करोगे ना पहली वाली स्पीसीज से, तो 100-200 साल बाद आप लोगों को एक नई स्पीसीज देखने को मिलेगी। वो भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आपको एक नई स्पीसीज देखने को मिलेगी। म्यूटेशन के केस में ऐसा नहीं था,
समटाइम्स अ न्यू स्पीसीज इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल म्यूटेशन, एक ही क्या कह सकते हैं म्यूटेशन से एक नई स्पीसीज बन सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शार्क ये भी 2 हेडेड शार्क है, सिंगल म्यूटेशन हुई है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ एंसेस्टर वो था कि हाँ भाई बहुत टाइम से वेरिएशन हो रहे थे, एक हेड आया था पहले, एक हेड था पहले, फिर धीरे धीरे करके साइड में कुछ हम लोगों को ऐसे फीचर्स देखने को मिले कि 2 हेड बन रहे हैं, नहीं, रैंडमली हुई थी ये भी। बट अगेन बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं मतलब दिस म्यूटेशन वॉज नॉट यूजफुल, ये जो हमारी शार्क की स्पीसीज थी सर्वाइव नहीं कर पाई तो मर गई। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है, एक जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस, डार्विन के अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है कि एवोल्यूशन कैसा है, एक जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डार्विन के लिए तो मतलब एक ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ह्यूगो डी वेरिस के लिए ऐसा है ये। अच्छा जी, ठीक है। सो और भी सारे थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शीप है, इनका साइज बड़ा है, शीप का साइज देख सकते हैं छोटा है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एंड ऑल। ठीक है, सो आते हैं अभी हम क्विज के ऊपर। क्विज का पहला क्वेश्चन क्या है, द वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल था, फिंचेस वाला, अडैप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडैप्टिव कन्वर्जेंस या एनालॉगस ऑर्गन्स, किसका एग्जाम्पल था बताइए। Variety of beaks of finches that Darwin found in Galapagos Island is an example of adaptive radiation, convergent evolution, adaptive convergence या analogous organs। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, ह्यूगो डी वेरिस वर्कड ऑन द प्लांट गार्डन पी, स्वीट पी, प्रिमुला साइनेसिस या इवनिंग प्रिमरोज। ह्यूगो डी वेरिस ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो रैंडमली हो जाती हैं, किसके साथ काम किया था, कौन से प्लांट के साथ काम किया था। ओके, ये आपको बताना है। ओके, सो अगर पहले क्वेश्चन पे हम लोग, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अडैप्टिव रेडिएशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इवनिंग प्रिमरोज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें मेरे को आपको करवानी है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है मेरे को करवाना है, बट इस प्रिंसिपल को मैं अभी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि इसको करवाने के लिए ना कम से कम अपने को आधा घंटा चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं इसको आधा आज शुरू करवाऊंगा फिर आधा नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें आधी अधूरी रह जाएंगी। एक बार आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको क्या कहते हैं पढ़ लेना। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टार्ट कर दूंगा, एंड साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये जो पूरा का पूरा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम और फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो आज मैं नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि वही बात है कि फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा तो फिर थोड़ा फ्लो ख़राब हो जाता है। बाकी वी आर डूइंग गुड, एंड अभी हम लोग मतलब मैक्स टू मैक्स कितने 5 क्लासेस के अंदर, 5 से 6 क्लासेस के अंदर विल फिनिश द चैप्टर। ओके, सो सही है, इसके बाद विल स्टार्ट विद दी अपना जो नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ। ओके, चलो तो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।